हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडीवी एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया, देखो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए चरण कौन कौन से हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की अनुसंधान समस्या की पहचान। लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अनुसंधान उद्देश्यों की सूची। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का संग्रह। मेथडोलॉजी यानी कि मेथडोलॉजी, ठीक है, विधि प्रविधि क्या रहेगी। डाटा एनालिसिस, डाटा का विश्लेषण। और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, टिप्पणियां और चर्चाएं। तो देखिए किस तरह से जो है रिसर्च के स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर देख लेते हैं कौन सा स्टेप पहले। सबसे पहले आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं कि जो भी जिस भी फील्ड में आपने रिसर्च करनी है उस रिसर्च के एरिया को और रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ये रहेगा आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करते हैं, जब आपको आइडेंटिफाई कर लिया है आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आपने किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, ये वही होती है आपकी टॉपिक ऑफ द रिसर्च या टाइटल ऑफ द रिसर्च, उसी को जो है रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होती है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद आता है लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा कि उसके बाद जैसे ही हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम सर्च कर लेते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं कि ये जो है रिसर्च प्रॉब्लम हमारी किन किन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी, ठीक है। और इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे निर्धारित कर लिए जाते हैं। तो सेकंड स्टेप आपका यही रहेगा। इसके बाद आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट आउट कर लिया है, उसके बाद आप रिसर्च की मेथडोलॉजी डिफाइन करते हैं कि आप इसके अंदर क्या प्रविधि यूज करने जा रहे हैं। आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्वालिटेटिव डाटा होगा, क्वांटिटेटिव डाटा होगा। फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर भी आप बताओगे कि हमें केस स्टडी रिसर्च करनी है, हमें हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है, फिलोसफिकल करनी है, ठीक है, मेथडोलॉजिकल रिसर्च करनी है, एंथ्रोग्राफिक रिसर्च है, आपकी लीगल रिसर्च है। तो सारी की सारी आप इसके अंदर मेथडोलॉजी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 1 2 3 हमारे को मिल गया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ से क्या रहेगा कि हमारा जो फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद फोर्थ है। तो यहाँ तक मैच कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी होती है वो हमें टाइम सेव करना होता है। तो सारे पॉइंट्स पर जाने की बजाय हम देखते हैं कि देखो फर्स्ट और सेकंड तो सभी में थे, ठीक है। तो देखिए इसमें सेकंड और फर्स्ट था, ठीक है। तो यानी कि इन दो में से तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड यानी कि फोर्थ मेथडोलॉजी वाला है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने यूजीसी नेट या कोई भी पेपर होता है आपका, नेट का पेपर है, सीटेट का है, टेट का, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं कि आपका टाइम सेव हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज इन सीक्वेंस द हायरार्चिकल स्टेप मॉडल ऑफ लर्निंग गिवन बाय रॉबर्ट गैगने। तो रॉबर्ट गैगने के द्वारा दिए गए पदानुक्रमित स्टेप मॉडल जो है लर्निंग का, उसके जो क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो ये हायरार्चिकल जो स्टेप मॉडल है गैगने का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हायरार्चिकल स्टेप मॉडल ऑफ गैगने का, ये गैगनेज कंडीशन ऑफ लर्निंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ लर्निंग के नाम से भी ये फेमस है। तो गैगने ने इन्होंने इस लर्निंग के मॉडल के अंदर 8 कंडीशन दी थी टोटल, ठीक है। और उस 8 में से 4 यहाँ पे गिवन है। तो देखिए जैसे कि सिग्नल लर्निंग है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, चैन लर्निंग है, वर्बल एसोसिएशन है। इसके अलावा इन्होंने जो नेक्स्ट दी थी वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। उसके बाद इनकी कॉन्सेप्ट लर्निंग है, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रिंसिपल लर्निंग आती है। उसके बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आती है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि गैगने के द्वारा जो है ये 4 अलग से इसके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये 8 जो है लर्निंग के स्टेप इसने यहाँ पे दिए थे हायरार्चिकल स्टेप मॉडल के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको देखो अगर इसका आंसर ही चाहिए तो मैं एक बार इसका आंसर बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि आप ये 8 के 8 स्टेप किस तरह से याद है। देखो सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चैन लर्निंग और वर्बल एसोसिएशन, ये 4 यहाँ पे क्यों। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही इसने क्रम में लगाए हुए हैं, ऑलरेडी ये एक क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आप इस फॉर्मूले को कैसे याद कर सकते हैं या इसको कैसे याद करेंगे आप, SSC, ठीक है, और फिर आपको करना है VDC और उसके बाद करना है PP, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद करने का एक ही फॉर्मूला हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट गैगने, यानी कि रॉबर्ट गैगने यहीं से उठा लेते हैं हम, क्योंकि रॉबर्ट गैगने को ही हमने यहाँ पे याद करना है, ठीक है।
तो रॉबर्ट गैगने के मार्गदर्शन में, ठीक है, यानी कि लर्निंग सीखनी है तो यहाँ पे लगा सकते हैं कि रॉबर्ट गैगने के मार्गदर्शन में अगर लर्निंग सीखनी है तो इस तरह से आप उसको याद कर लीजिए। आगे बताती हूँ क्या करेंगे हम, इसको किस तरह से कोड करते हैं याद करने के लिए। तो देखिए, रॉबर्ट गैगने के मार्गदर्शन में एसएससी ने, आप इसको यूडीसी लगा लेना, ठीक है, वैसे तो ये वीडीसी है लेकिन एक बार याद करने के लिए आप इसको यूज सोच सकते हैं कि एसएससी ने अपर डिवीजन कलर के लिए क्या बताया, प्रिंसिपल प्रॉब्लम बताई। किसमें प्रिंसिपल प्रॉब्लम बताई कि वो जो अपर डिवीजन जो कलर है ना, वो अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करके एसएससी ने जो है यूडीसी जो कल रखा है, यानी कि यूडीसी कल रख की जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम बताई है, यानी कि मेन प्रॉब्लम बताई है किसके अंदर, लर्निंग के अंदर। तो आपको याद हो जाएगा रॉबर्ट गैगने से, यानी कि लर्निंग, ठीक है। तो रॉबर्ट गैगने के मार्गदर्शन में कह लो या फिर रॉबर्ट गैगने की उपस्थिति में कह लो, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। रॉबर्ट गैगने ने ये जो स्टेप दिए हैं ये इन्होंने एक लर्निंग थ्योरी के अंदर दिए हैं, ठीक है। इन्होंने एक रॉबर्ट गैगने का एक मॉडल भी है जिसको 9 इवेंट मॉडल बोलते हैं। वो 9 इवेंट मॉडल जो है इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का मॉडल है इनका। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे को याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात यहाँ पे की गई है। कहता कि निर्देशात्मक परामर्श के चरणों को क्रमबद्ध क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें पहला गिवन है सिंथेसिस यानी संश्लेषण, एनालिसिस यानी विश्लेषण, प्रोग्नोसिस यानी रोग का निदान, डायग्नोसिस यानी निदान, ठीक, काउंसलिंग और फॉलोअप यानी अनुवर्तन। तो देखिए, डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दें कि डायरेक्टिव जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर यही 6 स्टेप होते हैं और फिर ये कहता है कि इनको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो क्रम में लगाने की बात है तो अब हम देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप इसमें कौन सा आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि डायरेक्टिव जो काउंसलिंग है वो किसके द्वारा दी गई है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है E.G. विलियम के द्वारा जो है, E.G. विलियमसन के द्वारा ये दी गई है। और नॉन डायरेक्टिव जो होती है, एक होती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को जो है कार्ल रोजर्स ने दिया था, ये कार्ल रोजर्स की है। और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक काउंसलिंग होती है, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाली होती है ये FC थॉर्न के द्वारा दी गई थी। तो आप लोगों को ये याद रखना कि डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दी थी, नॉन डायरेक्टिव किसने दी थी और इलेक्ट्रिक काउंसलिंग किसने दी थी। अब बात कर लेते हैं इनके स्टेप्स की। तो सबसे पहले देखिए कि हम इसमें करते हैं फ्रेंड्स एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट के बारे में उसको कलेक्ट करके उसके बारे में एनालाइज करते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। एनालाइज करने के बाद हम करते हैं सिंथेसाइज, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। उसके बाद हम सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज के अंदर क्या होता है कि जो भी जो आंकड़े हमें यहाँ पे एनालिसिस के फेज में हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम यहाँ पे समझते हैं और उनको सारांश रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, ताकि क्लाइंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एडजस्टमेंट कैसे होगी, उन चीज़ों का पता लगाया जा सके। तो सेकंड वन जो है सिंथेसिस पेश आता है। तो पहले एक बार देख लेते हैं आंसर की तरफ जाने के लिए कि सेकंड किस किस ऑप्शन में गिवन। तो फ्रेंड्स सेकंड जो आपका B ऑप्शन में भी गिवन है और D ऑप्शन में भी गिवन है। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट आता है। तो फ्रेंड्स आंसर तो हमें मिल गया है, ठीक है। तो B आप ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका B है। आगे इनकी भी बात कर लेते हैं कि प्रोग्नोसिस में क्या होता है और डायग्नोसिस में क्या होता है। तो यानी कि 2, 1 और उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा डायग्नोसिस, जो 4 के अंदर गिवन है। तो फ्रेंड्स देखिए, डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, डायग्नोसिस के अंदर निदान होता है, यानी कि समस्या की पहचान वहाँ पे जब कर ली जाती है उसके कारणों तक पहुँचने के, यानी कि कारणों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है डायग्नोसिस के अंदर। जब कारणों को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसके बाद प्रोग्नोसिस फेस आता है, यानी कि 3rd नंबर वाला जो यहाँ पे गिवन है प्रोग्नोसिस। इसके अंदर कि पता लगा जाता है कि समस्या जो है वो किस तरह की समस्या है और किस तरह से मतलब उसमें की हाइपोथेसिस वगैरह बनाई जाती हैं प्रोग्नोसिस के अंदर, ताकि क्लाइंट के फ्यूचर को जो है यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा सके। उसके बाद इसमें 5th स्टेप आ जाता है कि काउंसलिंग ही उसको दे दी जाती है कि जो भी उसकी समस्या होती है उसका समाधान यहाँ पे कर दिया जाता है। फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन देखो सबसे लास्ट स्टेप की काउंसलिंग तो यहाँ पे हो चुकी है। फॉलोअप का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो फॉलोअप का इंपॉर्टेंस ये है फ्रेंड्स कि जैसे ही किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया जाता है तो उसके बाद जो भी काउंसलर होता है उसको फ़ोन करता रहता है कि आगे उसको फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आती है तो वो किस तरह से उसको दूर करें।
उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो है वो उससे बीच बीच में संपर्क करता रहता है। तो ये आपकी चीज़ें जो है इसके अंदर आती है, बीच बीच में उसको निर्देश देता है और जो भी समस्याएं उसको आती है तो उसको उसका समाधान करने की वो कोशिश करता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन को लेकर के हैं। असर्शन आपकी कहती है द रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द डिसिप्लिन। ठीक है, कहता है कि पाठ्यचर्या जो परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका विषय के विशेषज्ञ की होती है। ठीक है, और सेकंड रीजन कहता है, सेकंड यानी कि आर यानी कि रीजन कहता है एक्सपीरियंस्ड टीचर्स डू नॉट टेंड टू चेंज देयर करंट प्रैक्टिस इजली। कहता है कि जो अनुभवी शिक्षक होते हैं वे अपना वर्तमान अभ्यास आसानी से नहीं बदलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आदत हो चुकी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए कि दोनों कथन जो है सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे रीजन आगे ये तो दिया ही नहीं था कि ये इसकी व्याख्या है या नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल आंसर इसका गिवन है, तो पता चल गया हमारे को। क्योंकि देखो जिसको एक्सपीरियंस हो गया वो बार बार जिस चीज़ पर उसको एक्सपीरियंस हो गया तो वो एकदम से जो है आसानी से अपने पहले वाले जो वर्तमान उसका जो अभ्यास है उसको आसानी से नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, और जब भी कोई करिकुलम चेंज होता है तो बिल्कुल जो टीचर होता है वो विषय का एक्सपर्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है असर्शन कहता है सोशलाइजेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, की जो सामाजिकरण है सोशलाइजेशन जो है वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। कारण कहता है सोशल लर्निंग नेवर एंड्स, की जो सामाजिक शिक्षा है वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन दोनों देखने हैं कि ठीक है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा असर्शन और रीजन है, यहाँ पे सोशलाइजेशन बिल्कुल एक सामाजिक करण जो है हमारी सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक शिक्षा जो है कभी समाप्त नहीं होती। बिल्कुल सामाजिक शिक्षा भी कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी कि ए और आर जो दोनों ही ठीक है, और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है, इनकी इसी को इंटरप्रेट करता है ये अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स इज आर नॉट इंक्लूडेड इन एजुकेटिंग फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, कि जो भी शारीरिक विकलांग बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करने में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना है, पेपर में काफ़ी बच्चे यहीं से मिस्टेक करते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं कि हाँ यार मेरा तो 2 नंबर से ही छूट गया, मेरा तो नेट 2 या 4 नंबर से ही रह गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो कौन सा उद्देश्य पूछा गया है? ठीक है, टू ऑफर दैम बेसिक एजुकेशन इन ऑर्डिनरी स्कूल्स विदाउट जस्टिफाइंग देयर नीड्स, कहता कि उनकी जरूरतों को जायज ठहराए बिना ही उन्हें सामान्य स्कूलों में बुनियादी शिक्षा का प्रावधान कर देना। ठीक है, टू टीच दैम लिविंग स्किल्स डेली फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, कि उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए दैनिक जीवन कौशल सिखा देने चाहिए। ठीक है, टू प्रोवाइड दैम ए स्पेशल इन्वायरमेंट एज पर देयर डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट, कि उनके जिस तरह की डिसेबिलिटी है, जिस तरह की उनको के अंदर विकलांगता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष वातावरण वहाँ पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टू हेल्प देम टू रियलाइज देयर लिमिटेशन, उनकी सीमाओं को महसूस करने में उनकी मदद करना, कि ये ऑब्जेक्टिव हो और इनमें से उनको शिक्षित करने में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए इनको शिक्षित करने में जो शामिल नहीं है वो आपका रहेगा फ्रेंड्स, देखो कि एक तो उनकी ज़रूरतों को जायज़ ठहराया, इनकी ज़रूरतों का तो पता लगाया ही नहीं गया। ठीक है, उनको तो जायज़ ठहराया ही नहीं गया, उसके बिना ही उनको सामान्य स्कूल में बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए। तो यहाँ पे ये इसका रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ये उसमें शामिल नहीं है। उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए दैनिक जीवन कौशल सिखाने के लिए, हाँ ये तो ठीक है, ये तो एम्स ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल हैंडीकैप के लिए एजुकेशन में। ठीक है, उनकी विकलांगता आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें एक विशेष वातावरण प्रदान करना। तो देखिए वैसे तो हम यहाँ से देखो 2 हमारा है इसका ऑब्जेक्टिव और 3 जो है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर आपको 1 का भी पता चल जाता है तो वहाँ से देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि देखो ओनली 3 और 4 यानी कि 3 और 4 यहाँ पे तो हम आए नहीं। इससे पहले हमें पता चला कि जो 1 है हमारा था, लेकिन यहाँ पे 2 में फिर से कंफ्यूजन है कि हाँ 2 हमारा नहीं है। तो हम यहाँ से आंसर पे आ सकते। जब हमने 1 और 2 को चेक कर लिया ना तो सीधा हम डायरेक्टली इनको देखे बिना ही हम आंसर पे आ सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसको नहीं कर पाओगे। अगर सही से पढ़ रखा है तो आप लोग पहले से ही पता लगा पाओगे कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मैच करना है आपको। यहाँ पे कंसेप्ट गिवन है, उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट गिवन है। कंसेप्ट में आपको ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी दी गई है और रिलीज एथिक्स है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, सोशल इवोल्यूशन है। सोशियोलॉजिस्ट आपके हार्बर्ट स्पेंसर है, इमाइल दुर्खिम है, वही फ्रेडो पेरिटप है और कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसके जो किस किस सोशियोलॉजिस्ट से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका आपका राइट आंसर जो है रहेगा ऑप्शन डी, कि आपका जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आपका मिलेगा इमाइल दुर्खिम के साथ, और नेक्स्ट ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी मिलेगा इमाइल दुर्खिम के साथ, और रिलीजियस एथिक्स आपका मिलता है मैक्स वेबर के साथ। ठीक है, और मोड ऑफ प्रोडक्शन आपका रहेगा कार्ल मार्क्स का, और सोशल इवेल्युएशन जो है आपका रहेगा हार्बर्ट स्पेंसर का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है ये दो टाइप की होती है। तो ये ऑर्गेनिक गिवन है, दूसरी जो होती है वो मैकेनिकल होती है, और ये जो है दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम ने दी थी। ठीक है, यानी कि एक तरह की ये क्या होती है जो है सोशल सॉलिडरिटी होती है, यानी कि सामाजिक एकजुटता होती है। सामाजिक एकजुटता की मतलब, और ये जो कंसेप्ट है ये दिया था इन्होंने 1893 के अंदर। इनकी एक थ्योरी थी, इन्होंने उसके अंदर ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन एजुकेशन इज द की दैट अनलॉक द डोर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, रीजन कहता है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन अमंग पीपल, कि जो प्रौद्योगिकी है उसका जो विकास है लोगों के बीच सहभागिता की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ठीक होगा, कौन सा गलत होगा? तो असर्शन और रीजन आपकी क्या कहती हैं कि शिक्षा वह कुंजी है जो आधुनिकीकरण के द्वार खोलती है, प्रौद्योगिकी का जो विकास है लोगों के बीच सहभागिता की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा, कि जो ए है और आर है वो दोनों ट्रू हैं, बट आर जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मॉडल इज रिलेटेड टू इंडक्टिव मॉडल एंड बेस्ड ऑन वर्क ऑफ हिल्दा ताबा। देखो हिल्दा ताबा एक काफ़ी फेमस एजुकेशनिस्ट रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंसिव रहे हैं, और काफ़ी सारे जो करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल है वो इनके काम के बेस पे बनाए गए हैं। तो कहता है कि एक्टिविटी मॉडल होगा, CIPP मॉडल रहेगा, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल रहेगा, या सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल रहेगा। तो देखो हमारा जो हिल्दा ताबा के बेस पर जो होगा हमारा मॉडल वो होगा आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। ये जो है हिल्दा ताबा के बेस के ऊपर बनाया गया है, और इसको डेवलप करने वाले हैं डॉन KUC, ये कचक, डॉन कचक हैं, और पॉल एगन है। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने इसको डेवलप किया था हिल्दा ताबा के वर्क के बेस के ऊपर, यानी कि हिल्दा ताबा ने जो काम किया था उसी के बेस पे उन्होंने ये काम किया था। और हिल्दा ताबा के काम के ऊपर और भी काफ़ी सारे मॉडल, जैसे कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है और इंडक्टिव मॉडल, जैसे कि ये तो पहले से ही जो है दिया गया है। ठीक है, CIPP मॉडल की भी बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। CIPP मॉडल जो होता है ये करिकुलम डिज़ाइन का ही मॉडल होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंटेस्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। कंटेंट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो देखो ये तो होती है इसकी फुल फॉर्म, और ये जो है दिया गया था डैनियल के द्वारा। इसका जो नाम है वो है आपका डैनियल स्टफल बीम। काफ़ी अटपटा सा नाम है, याद तो कर रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये 1960 के अंदर इनके द्वारा दिया गया था। हाँ, एक और बात बता दें, CIPP मॉडल ये तो था करिकुलम डिज़ाइन के लिए, एक CIPP जो मॉडल है वो करिकुलम इवेल्युएशन का मॉडल भी है। जो ये डैनियल सफलबीन तो थे ही, साथ में इनका एक और सहयोगी था जो जिसका नाम सीकफील्ड है। इन्होंने 1985 में दिया था इवेल्यूशन का मॉडल, यानी कि अपने करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल के बेस पे ही करिकुलम इवेल्यूशन का मॉडल दिया था। और ये जो CIPP मॉडल ना, अगर इवेल्यूशन में बात करना तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों ही इवेल्यूशन के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है CIPP मॉडल के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, केस स्टडी रिसर्च रेफर्स टू एन इन डेप्थ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड कहती है इट लुक्स एट द सोशल इंटरेक्शन ऑफ यूजर्स इन ए गिवन स्टेटमेंट। इट लुक्स एट सोशल इंटरेक्शन ऑफ यूजर्स इन ए गिवन स्टेटमेंट। तो देखिए केस स्टडी अनुसंधान एक व्यक्ति या व्यक्तियों के छोटे समूह का गहन अध्ययन करता है। ठीक है, दूसरा कथन कहता है कि कथन में उपयोगकर्ताओं के सामाजिक संपर्क को देखता है। ठीक है, यह किसी दिए गए कथन में उपयोगकर्ताओं के सामाजिक संपर्क को देखता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका रहेगा कि जो स्टेटमेंट है वो दोनों की दोनों आपकी ट्रू है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी बच्चे एजुकेशन के फील्ड में प्रिपरेशन में लगे, जो भी शिक्षा शास्त्र के लिए तैयारी करते हैं, शिक्षा शास्त्र चाहे पीजीटी का है, शिक्षा शास्त्र चाहे आपका यूजीसी नेट के लिए है, और जो बच्चे बीएड या फिर सीटेट एसटेट की प्रिपरेशन में लगे, तो उन सभी बच्चों तक पहुँच जानी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इस पर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई और फ्रेंड एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा लें, ताकि जो भी वीडियो हमारी आती है वो टाइम से आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।